हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू प्रिपरेशन टाइम्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा टॉपिक चल रहा था, आज भी हमारा वही टॉपिक है और इसका पार्ट 3 हम कवर करने वाले हैं। और इससे पहले जो 2 पार्ट थे वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट पे से अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो सारी वीडियोस आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो फिर करते हैं हम आज का सेशन स्टार्ट, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आपको कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सामाजिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में मैंने आपको बताई थी ये बात कि अगर हम नगर विन्यास पद्धति की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर सामान्यता देखें तो वहाँ पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था पश्चिमी टीला जो है उसे दुर्ग टीला के नाम से जानते हैं और पूर्वी टीला को हम नगर टीला के नाम से जानते हैं। और ये भी बताया था कि पश्चिमी टीला में जो है वो उच्च वर्ग के लोग रहते थे, यानी कि पुरोहित वगैरह, और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो पूर्वी टीला में रहते थे, जिसे हम नगर टीला के नाम से जानते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला था वहाँ पर कि हाँ, यहाँ पर अगर हम सामाजिक स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर वर्ग के हिसाब से विभाजन देखा गया। ठीक है, तो वो 4 वर्ग कौन से थे? तो 4 वर्ग हैं विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता पूछा जाए कि 4 वर्ग कौन से थे यहाँ पर, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। जहाँ ऑप्शन में आपको 4 नाम मिलेंगे आप वो टिक करेंगे। ठीक है, और मातृसत्तात्मक समाज था, जैसा कि फ्रेंड्स हमने वहाँ देखा, जब हमने देखा कि वहाँ पर पृथ्वी की उर्वरता देवी मानते थे लोग। जो एक मैंने आपको प्रतिमा दिखाई थी जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मैंने आपको बताया था। तो और ऐसी कई जो मृण मूर्तियाँ मिली, तो उसके माध्यम से क्या पता चला कि जो समाज है ये मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो महिला की स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो मातृसत्तात्मक समाज था। या फिर आपसे यहाँ पर इस तरह पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। ठीक है, अब देखिए जो मनोरंजन है, एंजॉयमेंट के लिए ये लोग क्या करते थे, यहाँ का जो समाज है वहाँ के लोग क्या करते थे? तो पासा, ठीक है, ये खेलते थे, या फिर शतरंज, शिकार, नृत्य, मछली पकड़ना आदि। ठीक है, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। खान पान या भोजन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के ही लोग रहते थे। वेशभूषा में वस्त्र और आभूषण की बात कर लेते हैं। तो वस्त्र की अगर हम बात करते हैं तो सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। और आभूषण की अगर हम बात करते हैं तो आभूषण में देखिए चूड़ियों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले। ठीक है, सिंदूर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नौसारो, जो कि बलूचिस्तान में है। और सौंदर्य प्रसाधन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि जो लिपस्टिक, काजल, कंघा, ये साक्ष्य में कहाँ से मिले थे? चन्हुदड़ों से। ये सब मैंने आपको बताया भी है, ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। सिंदूर के साक्ष्य मैंने वहाँ आपको नहीं बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? ये नौसारों से। अंतिम संस्कार, अब देखिए यहाँ पर 3 तरह से अंतिम संस्कार की प्रथा थी। फर्स्ट है दाह संस्कार, दूसरी है पूर्ण शवाधान और थर्ड है आंशिक शवाधान। दाह संस्कार जैसा कि जो हिंदू धर्म में हम देखते हैं वैसे होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था? इसमें शव को पूर्ण रूप से जला दिया जाता था, भस्मावशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर फिर दफना दिया जाता था। और जो पूर्ण शवाधान है, इसमें क्या होता था? इसमें शव को भूमि में दफना दिया जाता था, जैसा कि हम मुस्लिम विधि की अगर हम बात करें उसके तरीके से। और जो आंशिक शवाधान की बात है तो इसमें क्या है? इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था, जैसे कि हम पारसी विधि में आजकल देखते हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आजकल से हम कंपेयर करें कि किस तरह पर शवाधान था। ठीक है, तो वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। अब देखिए, सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण, कौन सी दिशा बता रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में सामान्यतः मृतकों को किस दिशा में दफनाते थे, तो उत्तर दक्षिण दिशा आप टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स अपवाद हैं, क्या एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, वो देख लेते हैं। हड़प्पा और कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा और कालीबंगा में कैसे दफनाते थे? दक्षिण उत्तर दिशा में।
ठीक है। और हड़प्पा आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। और कालीबंगा राजस्थान में। और रोपड़ की अगर हम बात करते हैं तो रोपड़ इसमें अगर हम देखें तो इसका मैंने आपको आधुनिक नाम बताया था रूपनगर, ठीक है, जो कि पंजाब में है। और इसमें पश्चिम पूर्व दिशा में दफनाया जाता था। और लोथल जो कि गुजरात में है, इसमें क्या था, पूर्व पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो ये दोनों आपने ध्यान रखना है। लोथल में क्या है, पूर्व पश्चिम दिशा, रोपड़ में है पश्चिम पूर्व दिशा, और हड़प्पा और कालीबंगा में दक्षिण उत्तर दिशा में मृतकों को दफनाने के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। अब देखिए उपासना की फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं, वैसे तो यहाँ पर हमें किसी तरह के मंदिर के अवशेष नहीं मिले जो भी खुदाई हुई, लेकिन लोग पूजा तो करते थे। तो वो उपासना किनकी करते थे, मातृ देवी की, पशुपति शिव, जल पूजा और सूर्य पूजा आदि, ठीक है। तो मातृ देवी मैंने अभी आपको बताया, जो पृथ्वी की उर्वरता देवी की मैं बात कर रही थी, जो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा था, ठीक है, उसकी भी लोग पूजा करते थे। पशुपति शिव जिसे जॉन मार्शल ने आद्य शिव की संज्ञा दी, मैंने आपको बता दिया है इनके बारे में, ठीक है। तो इनकी भी पूजा करते थे। जल पूजा जो हमने विशाल स्नानागार पढ़ा था, ठीक है, वो जल पूजा का साक्ष्य उससे पता चला। और सूर्य पूजा जो स्वास्तिक चिन्ह था, ठीक है, तो उनके माध्यम से हमें पता चला कि लोग इनकी उपासना करते थे। सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। और पूजनीय पशु कौन सा था फ्रेंड्स, कुबड़ वाला सांड, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं आग में पकी मिट्टी से बनी मूर्तिकाएं क्या कहलाती थी, टेराकोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि आग में जो पकी मिट्टी से बनी मूर्तिकाएं थी, इन्हें क्या कहा जाता है, टेराकोटा, ठीक है। और ये भी आपने नाम ध्यान रखना है, टेराकोटा फिगरिन है ये नाम, ठीक है। तो ये भी ये मृण मूर्तिकाएं हम समझ सकते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग क्या होता था, खिलौने व पूज्य प्रतिमाओं के निर्माण में, किसमें, जो भी मतलब प्रतिमाओं को पूजा जाता था उनके निर्माण में इसका प्रयोग होता था। अब आगे अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिति की फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कृषि की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सिंधुवासी जो हैं वो हल के प्रयोग से परिचित थे। विश्व में कपास उगाने वाले कौन थे, सिंधुवासी थे। आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कपास उगाने के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, तो वो सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। फसल की संख्या की अगर हम बात करें तो प्रमुख फसलों की जो संख्या है वो कितनी है, 9, या फिर मुख्य फसलों की संख्या कितनी है, 9। जैसे कि गेहूँ, इसकी 3 किस्में याद रखना है आपने। और ज्वार, इसकी 2 किस्में हैं फ्रेंड्स, राई, सरसों, तिल, मटर, तरबूज, खजूर और कपास, ठीक है। अब देखिए सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें जो थी वो क्या थी, गेहूं और जौ। और गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है फ्रेंड्स। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका कोई एविडेंस मिला ही नहीं होता, तो वो पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, ठीक है। तो अगर कुछ आपको फसलों के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें गन्ने का नाम होगा तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, निम्न में से कौन सी फसलों के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले, और ऑप्शन में गन्ना होगा तो आप गन्ने पर टिक करेंगे, ठीक है। रोजदी जो कि गुजरात में है, यहाँ से रागी के साक्ष्य मिले हैं। और मुख्य व्यवसाय की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो वो है व्यापार, ठीक है। व्यापार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। या फिर जैसे कि उद्योग यहाँ पर जो हमने काफ़ी देखे, जैसे कि लोथल में हमें बंदरगाह, गोदीवाड़ा, ठीक है, इसके साक्ष्य जो मिले, तो हमें वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर व्यापार भी होता था। और इसके अलावा फ्रेंड्स कृषि भी लोग करते थे, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो सिंधुवासी जो हैं वो जिन जानवरों से परिचित थे वो कौन कौन से हैं, गाय, घोड़ा, ऊँट, भैंस, बैल, बाघ, बकरी, हाथी, गैंडा, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, कुत्ता, बंदर आदि, ठीक है, इन सब जानवरों से वो परिचित थे। अब एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गाय, मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी है कि देखिए गाय का जो महत्व है ना, वो आगे वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ेंगे वहाँ होगा, ठीक है। तो ये मत आप कंफ्यूज होइएगा यहाँ पर कि जो गाय का महत्व सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, गाय का जो महत्व आगे देखा गया वो वैदिक काल से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और जो शुरू के मैंने यहाँ पर आपको 3 जानवर बताए हैं, गाय,
घोड़ा और ऊँट, ठीक है, इनका आपने ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं कि कोई जो मुहर है, ठीक है, उस पर इनका कोई भी चित्र मतलब या कोई अंकन नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है कि गाय, घोड़ा और जो ऊँट है इसका हमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है किसी भी मुहर पर। मुहरों पर जैसे जानवरों के चित्र होते थे, लेकिन इनका जो साक्ष्य हमें नहीं देखने को मिला है, इन तीनों का, गाय, घोड़ा और ऊँट। पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये भी आपने ध्यान रखना है। और देखिए शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से जानवर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। तो आंसर क्या होगा, शेर, ठीक है। अब देखिए व्यापार वाणिज्य की अगर हम बात करते हैं, इसे करेक्शन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा व्यापार है यहाँ पर, ठीक है। तो व्यापार वाणिज्य की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मुद्रा का तो कोई प्रचलन नहीं था, ठीक है, तो या फिर सिक्कों की अगर हम बात करें ऐसा कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि वस्तुओं के लेन देन के बदले ऐसे क्रय विक्रय किया जाता था, ठीक है, उनके माध्यम से। और व्यापार जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होता था। मुख्य रूप से जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया के साथ होता था। अब मेसोपोटामिया की बात अगर हम करें तो मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी, है ना, सुमेरियन सभ्यता, आपको पता होगा। अब थोड़ा सा मेसोपोटामिया को भी जान लेते हैं। तो मेसोपोटामिया जो है फ्रेंड्स, इसका जो मीनिंग अगर हम देखें तो मेसो का मतलब होता है मध्य और पोटामिया का मतलब होता है नदी, यानी कि दो नदियों के बीच का जो प्रदेश है वो था ये मेसोपोटामिया, ठीक है। और वो दो नदियाँ कौन सी थी, वो दो नदियाँ थी फ्रेंड्स, दजला और फरात। अगर लेटेस्ट अगर हम बात करते हैं नए नाम की, इनके आधुनिक नाम कौन से हैं, तो आधुनिक नाम है दजला और फरात के टिग्रिस और यूफ्रेटस, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। दजला का मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, दजला और फरात ये दो नदियाँ थी। अगर आधुनिक नाम हम बात करें तो टिग्रिस या फिर और दूसरा जो है यूफ्रेटस, ठीक है। तो ये हो गया फरात का नाम दोनों का, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको अलग से अगर ध्यान रखना है तो दजला का आप लिख लीजिएगा टिग्रिस, ठीक है, और फरात का लिख लीजिएगा यूफ्रेटस, ठीक है। अब देखिए अभी जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, ये यहाँ से आपका जो एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या ये भी नगरीय सभ्यता थी, तो बिल्कुल ये भी नगरीय सभ्यता थी, जैसे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। और फ्रेंड्स देखिए ये जो सभ्यताएं हैं आप देखेंगे ये नदियों के आसपास ही विकसित हुई। इसका रीज़न क्या था कि जब मानव नगरीकरण की तरफ बढ़ने लगा तो इसका जो सेंटर मतलब अगर वो देखें वो जीवन निर्वाह के माध्यम से अगर वो सोचता था कि जो क्षेत्र ऐसा सिलेक्ट करने लगा जो कि नदियों के आसपास हो, वहीं वो अपने जीवन यापन के बारे में सोचता था, ताकि उसको कृषि के लिए अच्छी भूमि मिल सके, सिंचाई के लिए उसको इजीली पानी मिल सके, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नदियों के किनारे ही सभ्यताएं विकसित हुई। इसके अलावा अगर हम मिस्र की बात करते हैं तो वहाँ नील नदी हम देखते हैं, है ना, तो नदियों का महत्व रहा है सभ्यताओं में। अब हम व्यापार की अगर हम बात करें तो जो प्रमाण हमें कहाँ से मिला, जो मेसोपोटामिया की बात हो रही है, तो सारगोन अभिलेख से। सारगोन शासक का नाम था वहाँ के, ठीक है। तो उसके अभिलेख से पता चला कि मेलुहा, दिलमुन और मकन से जहाज़ों के आने की पुष्टि मिलती है। अब देखिए ये जो मेलुहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेलुहा है ये सिंधु क्षेत्र का ही नाम है, प्राचीन नाम। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मेलुहा किसका प्राचीन नाम है, तो है सिंधु, ठीक है, सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम है। और देखिए जो दिलमुन और मकन है फ्रेंड्स, ये मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। और ये दिलमुन को अगर हम आज के उससे कंपेयर करें तो जो फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप है, ठीक है, उससे पहचान की गई है इस दिलमुन की, ठीक है। तो जो कुछ अभी एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं उनके माध्यम से पता चलता जा रहा है। तो ये भी आपने सारा ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया के साथ मुख्य रूप से व्यापार होता था। इसके अलावा और एक और चीज़ जो मेसोपोटामिया है, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर आधुनिक नाम इसका पूछ लिया जाए तो इराक है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। सीप उद्योग के साक्ष्य जो हैं वो लोथल और बालाकोट से। मनका उद्योग के साक्ष्य चन्हुदड़ो और वलोथल से। मृद भांड में मुख्यतः लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता था। जो उसका बेस था, ठीक है, सारा जो मतलब काम होता था वो लाल रंग से होता था मुख्यतः वैसे तो, और जो उसके ऊपर चित्रकारी होती थी, ठीक है, जो भी वो डिज़ाइन ऐसे बनाते थे वो काले रंग से बनाते थे,
ये भी आपको पता होने चाहिए। और ये ज़रूर लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने आपको वहाँ शायद बताना रह गया था जब मैं लिपि के बारे में बता रही थी कि जो लिपि हैं उसके मूल चिन्ह अगर आपसे पूछ लिए जाएँ तो वो हैं 64, और चित्राक्षर अगर आपसे पूछे जाए तो 250 से 400 तक इनकी संख्या है। अब आयातित माल क्या था, यानी कि जो इंपोर्ट करते थे वो माल, वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो टिन, ये अफ़गानिस्तान और ईरान से आता था। तांबा कहाँ से आता था, खेतड़ी फ्रेंड्स, ये राजस्थान में पड़ता है और बलूचिस्तान से, ठीक है, तांबा आयात होता था। चांदी की अगर हम बात करें तो ईरान और अफ़गानिस्तान, सोना दक्षिणी भारत, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र, और बहुमूल्य पत्थर जो थे वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से, ठीक है। इसके अलावा भी माल जो है वो आयात होता था, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कुछ बताई हैं जो मुख्य रूप से हैं। निर्यातित माल की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स आभूषण, यानी कि एक्सपोर्ट करते थे जो निर्यातित माल, वो बता रही हूँ मैं। हाथी के जो दांत की बनी वस्तुएं हैं, वस्त्र आदि, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का पतन हम पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अर्नेस्ट मेकी और जॉन मार्शल ने क्या बताया है। इन्होंने बताया है कि जो सिंधु सभ्यता है बाढ़ के कारण नष्ट हुई है। केनेडी ने बताया कि महामारी जैसे मलेरिया के जो हमें पता चला था, तो उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि जो सिंधु सभ्यता का पतन है उसका कारण क्या है, महामारी का फैलना। फेयर सर्विस ने क्या बताया, फेयर सर्विस ने बताया पारिस्थितिकी जो असंतुलन हो गया उसके कारण, यानी कि वनों का कटाव हो गया, संसाधनों में कमी आ गई, ठीक है। तो कुछ ऐसे अनुमान मतलब मत दिए उन्होंने विद्वानों ने। ऑरेलस्टाइन ने क्या कहा, जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसके कारण। एम.आर. साहनी, राइक्स व वेल्स ने क्या कहा, भूतात्विक परिवर्तन हुए, ठीक है। पिगट, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने क्या बताया, विदेशी व आर्यों का जो आक्रमण हुआ उसके कारण सिंधु सभ्यता जो है उसका पतन हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे सोचा जाता है कि कुछ परिवर्तन हुए होंगे जलवायु से रिलेटेड, ठीक है, और फिर बाढ़ भी आई होगी, फिर कोई महामारी फैल गई होगी। तो कुछ इस तरह के भी अनुमान लगाए जाते हैं कि कुछ सभी कारण जो है इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर रही होगी, तभी ये बताए गए हैं, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आज पूरा कंप्लीट होता है। अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा वैदिक सभ्यता होगा, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। फिर अब हम यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं टॉपिक को, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो वैदिक सभ्यता के बारे में होगी, ठीक है। और आशा करती हूँ सारा लेक्चर आपको समझ भी आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।